जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैपेसिटर में ये पढ़ा कि अगर हम कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं तो पहले हमने ये सीखा कि पूरे वॉल्यूम में इंसर्ट होता है तब क्या होता है। फिर हमने ये सीखा कि अगर हम पूरे वॉल्यूम में नहीं बल्कि कुछ हिस्से में इंसर्ट करते हैं तब क्या होगा। और फिर इसके बाद ये भी सीखा कि हमने अगर कई सारे डाइलेक्ट्रिक अलग अलग भी डाल दिए हैं, कंडक्टर भी डाल दिए हैं, तो हमें कैसे निकालना है। इसके बाद हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाता है जब एक के बाद एक रहते हैं, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बट ये चेंज भी हो सकता है। तो अगर कैपेसिटर की प्लेट के बीच पे हमने ऐसे डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बदलता जा रहा है, ठीक है, तो ये एक डाइलेक्ट्रिक हो गया जो कि हमने डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर की प्लेट में इंसर्ट किया है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज होता जा रहा है। अब अगर इसको हम Q का चार्ज दे रहे हैं, इसको माइनस Q, चार्ज की बात अलग है। हमको ये बताया गया है कि ये हम जैसे जैसे लेट्स से कि हमने ये कहा कि इस तरफ x एक्सिस है और इस तरफ y एक्सिस है, ठीक है, और हम जैसे जैसे x एक्सिस की तरफ जा रहे हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बदलता जा रहा है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कुछ इस तरीके से दी है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैरीज along x axis as k is equal to k naught by x, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस तरीके से बदलता जा रहा है जैसे जैसे हम x एक्सिस की तरफ जा रहे हैं। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम। इस सिस्टम का कैपेसिटेंस निकालने को कहा गया है। ये जो सेपरेशन है बिटवीन द प्लेट्स वो हमको d दिया होगा, ठीक है, और यह भी दिया है कि एरिया ऑफ द प्लेट इज इक्वल टू ए, ठीक है, यह हमको गिवन है। तो अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक्स एक्सिस की तरफ बदल रहा है तो हम एक काम करेंगे, हम एक्स एक्सिस में कुछ दूरी पर जाएंगे और एक बहुत ही थिन पोर्शन कंसीडर करेंगे इस डाइलेक्ट्रिक का। तो अब हमारे पास ये जो छोटा सा पोर्शन है, हम सिर्फ इस पोर्शन को कंसीडर कर रहे हैं और ये पोर्शन जो हमने कंसीडर किया है वो यहां से x की दूरी पर है और इसकी जो थिकनेस है वो थिकनेस dx के बराबर है, ठीक है। अब अगर हम सिर्फ इतने पार्ट का कैपेसिटेंस लिखते तो हमें ये पता है कि जब एक के बाद एक रखे होते हैं तो वो सीरीज में कहे जाते हैं। तो ये छोटा सा जो पार्ट दिख रहा है इसका भी कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस होगा और इसका कैपेसिटेंस अगर मैं मान लेता हूं कि लेट से C का है तो C को हम क्या लिख सकते हैं, इस जगह का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और हमको पता है कि हम अगर x की दूरी पर आते हैं तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस जगह का K नॉट बाई x होगा। तो इस जगह पर अगर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो लिखेंगे K एप्सिलॉन नॉट A, प्लेट का एरिया A है तो A ले लेंगे, डिवाइडेड बाई इसकी थिकनेस, और वो थिकनेस जो है वो dx के बराबर है। तो ये इतने पार्ट का कैपेसिटेंस आ गया, ठीक। अब आप ये समझिए कि ऐसे कई सारे कैपेसिटर सीरीज में जुड़े होंगे क्योंकि एक के बाद एक रखने का मतलब सीरीज होता है। और सीरीज में हम कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, हम सीरीज में कहते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस, इस तरीके से हमें इनको जोड़ना पड़ता है। तो कई सारे इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट नहीं लार्ज नंबर ऑफ कैपेसिटर इस तरह से रखे होंगे और हमें उन सबको जोड़ना है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 1/C इक्विवेलेंट है ये समेशन ऑफ 1/C है। C ये रहा इसका, ऐसे कई सारे C होंगे, इसको जोड़ना है। और समेशन को ही हम इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं, तो हम 1/C का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक। अब ये C कितना है, तो अगर हम यहां पर जो K था इसकी वैल्यू यहां से पुट कर दें K नॉट बाई एक्स, तो ये हो जाएगा K नॉट एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई x dx के बराबर। और अगर हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे तो यहां पे कितना मिल जाएगा, यहां हमको मिल जाएगा x dx डिवाइडेड बाई K नॉट एप्सिलॉन नॉट A। अब 1/C इक्विवेलेंट को लिखने के लिए यहां से K नॉट एप्सिलॉन नॉट A कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा x dx। और x कहां से कहां तक वैरी कर रहा है, सबसे पहला एलिमेंट यहां पर है जो x0 है और आखिरी एलिमेंट यहां है जहां d है, तो x को हमने 0 से d तक वैरी करा दिया।
तो 1/C की वैल्यू आ जाएगी d²/2, तो d²/2 k नॉट एप्सिलॉन नॉट a, या C इक्विवेलेंट को हम लिख सकते हैं 2 k नॉट एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय d²। तो ये तरीका होगा जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर वैरी कर रहा होगा अलोंग द एक्स एक्सिस, तो एक्स की तरफ हम एक छोटा सा एलिमेंट, छोटा सा डाइलेक्ट्रिक कंसीडर करके उसका कैपेसिटेंस निकालेंगे और फिर हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको पूरा नेट कैपेसिटेंस मिल जाएगा। लेकिन इंटीग्रेट हमको C को नहीं करना है, 1/C को करना है, क्योंकि सीरीज में जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें कैपेसिटेंस 1/C1 1/C2 इनको जोड़ के आता है। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट पार्ट में आते हैं हम लोग। और नेक्स्ट पार्ट में अब ये समझते हैं कि अगर हमने डाइलेक्ट्रिक को जो इंसर्ट किया है ये पूरे वॉल्यूम में नहीं किया है। अब इसका क्या मतलब है इसको समझते हैं। पूरे वॉल्यूम में नहीं किया है और साथ ही साथ हमने कुछ इस तरीके से इंसर्ट किया है कि ये पूरा सेपरेशन तो इनके बीच का ले रहा है। मतलब डाइलेक्ट्रिक हमने जो इंसर्ट करी है वो कुछ इस तरीके से है कि यहां से लेकर यहां तक ये पूरी जगह पर आई, लेकिन इतना पोर्शन वैक्यूम का है। तो अभी क्या हो गया कि अभी हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक ऊपर है और एक खाली जगह है। ठीक है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो यहां पर भी हम इसको दो कैपेसिटर में बदलेंगे, लेकिन आप यह समझिए कि इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है। तो जितना डिफरेंस पोटेंशियल का इसके बीच में है उतना ही डिफरेंस पोटेंशियल का इस बीच में भी है। और अगर ऐसा है तो दो कैपेसिटर ये बनेंगे। एक कैपेसिटर ऊपर वाला बनेगा ये वाला जिसके बीच में डाइलेक्ट्रिक रखी है, एक कैपेसिटर नीचे वाला बनेगा जिसमें कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं रखी है। और अगर हम इसको कहते हैं पॉइंट ए और इसको कहते हैं पॉइंट बी, तो हम ये कह सकते हैं कि ए और बी के बीच में ये दो कैपेसिटर आ जाएंगे और ये दोनों एक दूसरे के संग पैरेलल में कनेक्ट होंगे। ये C1 है, ये C2 है। C1 कौन सा पार्ट, ये C1 इसकी वजह से आएगा और C2 इसकी वजह से आएगा। ठीक, किसी भी कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होती है वो होती है K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। उसमें A क्या होता है, A एरिया होता है। किसका एरिया होता है? जब तक ये डाइलेक्ट्रिक पूरा इसके सामने रहती थी तो जितना एरिया प्लेट का था उतना एरिया डाइलेक्ट्रिक का भी था। लेकिन अगर आप इसको 3 डायमेंशनली समझें तो ये प्लेट हो गई। ठीक है, इस तरीके से ये प्लेट है और इसके सामने जो डाइलेक्ट्रिक रखी है वो भी इसी तरीके से कहीं पे रखी होगी और इसने जो एरिया ऑक्युपाई किया होगा ये एरिया पूरा नहीं होगा। आप देख सकते हैं जैसे अगर हम इसको 3 डायमेंशनली समझने की कोशिश करें तो ये हो गई डाइलेक्ट्रिक। ठीक, और ये प्लेट है जो यहां पे रखी हुई है, इधर वाली प्लेट और एक सामने वाली प्लेट। ये दो प्लेट एक दूसरे के सामने रखी। अब ये दो प्लेट जो एक दूसरे के सामने रखी हैं इसमें ऊपर वाले पार्ट में डाइलेक्ट्रिक है और नीचे वाले पार्ट पे कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है। तो ये प्लेट जो आई थी वो इधर आ गई। तो आप ये कह सकते हैं कि एक पोर्शन ऐसा हुआ जिसमें डाइलेक्ट्रिक था, एक पोर्शन ऐसा हुआ जिसमें वैक्यूम था, और ये जो डाइलेक्ट्रिक ने एरिया ऑक्युपाई किया है वो एरिया जो प्लेट के सामने रखा हुआ है वो ये है। और अगर मैं इस एरिया का नाम A1 देता हूं और खाली वाले एरिया का नाम A2 देता हूं तो आप ये कह सकते हो कि जो दो कैपेसिटर बने हैं उसमें से इतने पार्ट का एरिया A1 का है, इतने पार्ट का एरिया A2 का है, और जो प्लेट के बीच का सेपरेशन है वो D के बराबर है। तो यहां पे जो दो कैपेसिटर बन रहे होंगे इसमें C1 की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का है तो K एप्सिलॉन नॉट, एरिया इसका A1 का है तो A1, और इसकी जो दूरी है ये पूरी दूरी D की है तो बाई D लिख देंगे। ये ऊपर वाले पार्ट का कैपेसिटेंस आएगा। उसी तरीके से नीचे वाले पार्ट का कैपेसिटेंस हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A2 बाई D के बराबर। और ये दो कैपेसिटर जो आए हैं ये दोनों आपस में पैरेलल में हैं, तो आप C इक्विवेलेंट जब निकालेंगे तो C1 प्लस C2 कर देंगे और ये हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A1 बाई D प्लस एप्सिलॉन नॉट A2 बाई D। मतलब हमें यह समझ में आया कि अगर ऊपर नीचे होता है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है और अगर साइड बाय साइड होता है तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में ये दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ भी आ जाए, और अगर दोनों कॉम्बिनेशन एक संग आएंगे तो हम इसका 3D नहीं बल्कि 2D डायग्राम ही बनाएंगे और 2D डायग्राम बना के समझेंगे कि हमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे हम इसको सॉल्व करें। तो ये दो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, एक दूसरे के सामने हैं। यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक हमने रखा है जो कुछ एरिया ऑक्युपाई किया है, यहां पर दूसरा डाइलेक्ट्रिक है, इसने भी कुछ एरिया ऑक्युपाई किया है,
और नीचे एक तीसरा डाइलेक्ट्रिक है जिसने भी कुछ एरिया अगेन ऑक्युपाई किया है। तो यहां पे देखा जाए तो 3 डाइलेक्ट्रिक आ गए हैं और 3 डाइलेक्ट्रिक जो आए हैं उसमें सबके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ रहेंगे। इसका k है, इसका 2k है और मान लो इसका 3k है। ये d/2 है, ये d/2 है और एरिया की जहां तक बात है आपको दिया गया है कि इसने a/2 का एरिया ऑक्युपाई किया है और इसने भी a/2 का एरिया ऑक्युपाई किया। तो एरिया भी दिया है, डिस्टेंस भी दिया है और 3 डाइलेक्ट्रिक्स हैं। आप ये कह सकते हो कि जो बगल बगल में होते हैं वो सीरीज में होते हैं और जो ऊपर नीचे होते हैं वो पैरेलल होते हैं। तो ये जो सिस्टम है ये एक्चुअली 3 कैपेसिटर से बनेगा। एक कैपेसिटर इसकी वजह से आएगा C1, दूसरा कैपेसिटर इसकी वजह से आएगा C2 और तीसरा जो कैपेसिटर होगा वो नीचे रखा होगा, ये हो गया और इसको हमने कहा C3। ठीक है, ये C3 है। इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक K वाला है, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक 2K वाला है और इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक 3K वाला है। अगर हम इन तीनों कैपेसिटेंस की वैल्यू लिखेंगे तो रिजल्ट मिल जाएगा। तो C1 को हम क्या लिख सकते हैं? C1 को लिख सकते हैं K एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना है a/2 और डिस्टेंस कितना है d/2। ठीक, इसको वैल्यू आ जाएगी K एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय d। इसको मैंने C मान लिया। ठीक, उसके बाद हम C2 की वैल्यू लिखेंगे। C2 हो जाएगा 2K एप्सिलॉन नॉट, एरिया a/2 है, सेपरेशन d/2 है, तो ये हो जाएगा 2K एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d और अगर ये C था तो इतनी वैल्यू 2C के बराबर लिखी जा सकती है। सबको हम एक कॉमन टर्म के टर्म में लिखेंगे। थर्ड आता है C3। तो C3 की वैल्यू कितनी है? सॉरी, ये 3K वाला है, तो इसकी वैल्यू कितनी लिखेंगे? 3K एप्सिलॉन नॉट, एरिया a/2 और सेपरेशन इसका पूरा d है। आप देख सकते हैं कि ये वाला पूरा d है तो पूरा d लिखना होगा और ये वैल्यू आ जाएगी कि एप्सिलॉन नॉट अपॉन d को हम C लिख रहे थे तो ये वैल्यू हो जाएगी 3C/2। तो 3 कैपेसिटर आ गए हमारे पास। अब इनमें से जो पहले 2 हैं वो सीरीज में हैं, तो इन दोनों को अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर दें तो इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन हमको क्या रिजल्ट दे देगा? इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन रिजल्ट दे देगा 2C इंटू C अपॉन 2C/3। तो 2C/3 इनका रिजल्ट आ जाएगा और ये इसके साथ किस में आ जाएगा? ये इन दोनों के संग मिलके पैरेलल कॉम्बिनेशन बना रहा है। आप देख सकते हैं कि इन दोनों का सीरीज पैरेलल बनाएगा और पैरेलल बनाएगा तो C इक्विवेलेंट निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3C/2 प्लस 2C/3, तो ये हो जाएगा 9 और 4 13C/6। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया और जो C हमने माना था स्टार्टिंग में वो वैल्यू पुट कर देंगे तो 13/6 K एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय d, ये इनका नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक से ज्यादा डाइलेक्ट्रिक है तो साइड बाय साइड सीरीज है, ऊपर नीचे पैरेलल है और आप उनका रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलो फिर नेक्स्ट पार्ट समझते हैं। अब हो सकता है कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन हम पढ़ रहे हैं उसमें भी कैपेसिटेंस की वैल्यू बदल रही हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बदल रही हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ये कैपेसिटर की एक प्लेट है और दूसरी कैपेसिटर की प्लेट कहीं यहां पर है और हमने जो बीच में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है ये डाइलेक्ट्रिक पूरे वॉल्यूम में तो है लेकिन इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये बदलता जा रहा है। किस तरफ बदलता जा रहा है? इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाई एक्सिस की तरफ बदल रहा है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इफ dielectric constant varies along y-axis as k is equal to k naught y and the plates have side and the square plates, जो कैपेसिटर की प्लेट्स स्क्वायर and the square plates have side length L and separation between plates is D, then find C इक्विवेलेंट। अब हमें इसका C इक्विवेलेंट निकालना है और इस केस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट x की तरफ नहीं बल्कि y की तरफ वैरी कर रहा है। जब x की तरफ वैरी करता था तो हम छोटा एलिमेंट dx कर लेते थे, जब y की तरफ वैरी करेगा तो हमें एक एलिमेंट लेना तो होगा
लेकिन ये एलिमेंट जो लेना होगा ये इस तरीके से लेना होगा जिसकी ये वाली जो थिकनेस है ये dy के बराबर है और ये कितनी हाइट पर है, यहां से y की हाइट पर। ठीक, अब आप इस बात को समझिए क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये पैरेलल में 3 डायमेंशनल डायग्राम थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो कैपेसिटर की प्लेट आपको दिख रही है इसके सामने ये जो डाइलेक्ट्रिक रखा है इसने कितना एरिया ऑक्युपाई किया होता है, बेसिकली हमें वही चाहिए होता है। ठीक है, तो आप ये समझिए कि अभी ये डाइलेक्ट्रिक जो है ये बहुत ही छोटा सा थिन सा एक स्क्वायर प्लेट समझ सकते हैं। ऐसे कई सारी डाइलेक्ट्रिक की प्लेट्स एक के ऊपर एक रखी होंगी, उसमें से हमने एक छोटा सा डाइलेक्ट्रिक कंसीडर किया है जिसकी थिकनेस जो है वो dy के बराबर है। इस थिकनेस को आप dy कह सकते हैं और ये थिकनेस जो dy की है ये, और लेंथ कितनी है आपको दिया है कि स्क्वायर प्लेट के साइड की लेंथ l है, तो ये थिकनेस dy की है और इधर वाली जो लेंथ है ये l की है। तो कितना एरिया ऑक्युपाई किया अगर मैं पूछूं तो आप कहोगे l इंटू dy, इतना एरिया ऑक्युपाई किया है। और डिस्टेंस इसने पूरा लिया है क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो डिस्टेंस होता है वो पूरा एक से दूसरे एंड तक लिया जाता है। तो अगर मैं पूछूं कि इसका कैपेसिटेंस कितना है तो आप लिख सकते हैं कि DC अगर इसका कैपेसिटेंस है, अगर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का है तो K एप्सिलॉन नॉट एरिया, एरिया कितना लेंगे, इसने एरिया ऑक्युपाई किया है L इंटू dy, ये रेक्टेंगल दिख रहा है तो हो जाएगा L इंटू dy डिवाइडेड बाई सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स D के बराबर। ठीक है, अब ये K कितना है तो K की वैल्यू हमको दी है नॉट y, हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा K नॉट एप्सिलॉन नॉट L y dy अपॉन D और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट क्यों किया इसका भी रीजन आप समझिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में C जो आता है C इक्विवेलेंट, वो C इक्विवेलेंट आता है C1 प्लस C2 इस तरीके से जोड़ के, मतलब समेशन ऑफ C या समेशन ऑफ C कह सकते हैं या उसको इंटीग्रेशन ऑफ DC कह सकते हैं। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ DC अगर हमें निकालना है तो हम कह सकते हैं कि हमें सीधे सीधे ऐड करना है। सीरीज में क्या करना था, रेसिप्रोकल को ऐड करना था, पैरेलल में हमको डायरेक्टली ऐड करना है तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रेशन हो गया K नॉट एप्सिलॉन नॉट L D y dy और y कहां से कहां वेरी करेगा, नीचे से ऊपर तक। प्लेट की लेंथ आपको दी है L है दोनों जगहों पर तो 0 से लेकर L तक इंटीग्रेशन हो जाएगा। C इक्विवेलेंट की वैल्यू K नॉट एप्सिलॉन नॉट L बाई D और ये हो जाएगा L स्क्वायर बाई 2, तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा K नॉट एप्सिलॉन नॉट L क्यूब बाई 2D, ये इसका C इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने इनका C इक्विवेलेंट फाइंड आउट किया। ठीक, तो इस तरीके से हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर डायरेक्ट कांस्टेंट वैरी करता है तो क्वेश्चन करना है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में वैरी करता है उसके ऊपर भी मैंने आपको बताया कैसे क्वेश्चन को करना होगा। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो भी हमने सीखा, इसके बाद एक और चीज हम समझते हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन की ही है और वो बेसिकली एग्जाम्स में भी आई हुई है, तो उसको मैं बताता हूं कि क्या करना होगा। जैसे मान लेते हैं कि ये दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की और यहां पर वैक्यूम है मान लो, फिर एक डाइलेक्ट्रिक हमने इंसर्ट करी, इसकी कुछ थिकनेस रहेगी, फिर एक कंडक्टर है इसकी कुछ थिकनेस है, फिर एक डाइलेक्ट्रिक है इसकी कुछ थिकनेस। ठीक है, ये कंडक्टर है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2K है, ये वैक्यूम। आपको पता है कि किसी भी कैपेसिटर में एक पॉजिटिव प्लेट होती है और एक नेगेटिव प्लेट होती है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पॉजिटिव प्लेट से निकलकर नेगेटिव प्लेट की तरफ जाती है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल करती है तो उस डायरेक्शन में पोटेंशियल भी डिक्रीज करता जाता है। तो अगर पोटेंशियल डिक्रीज करता जाता है तो आप क्या कह सकते हो कि अगर इस जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं E नॉट की है, तो हमको पता है कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर वो इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट बाई K की हो जाएगी, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी और इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट बाई 2K की हो जाएगी। ठीक है, तो वैक्यूम के अंदर अगर E नॉट की है तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर E नॉट बाई K और दूसरे डाइलेक्ट्रिक के अंदर E नॉट बाई 2K। जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रैवल करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, तो जो पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होता है V1 माइनस V2 जिसको हम लिखते हैं, वो उसकी वैल्यू होती है E इंटू डी। ये हम कई बार यूज कर चुके हैं,
कभी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इतना होता है। तो लेट्स से अगर हम एक ग्राफ बनाना चाहें जिसमें हम ये पता करना चाहें कि अगर हमारे पास जो दो प्लेट्स हैं, मतलब इस तरीके से अगर है, तो किस तरीके से पोटेंशियल की वैल्यू बदल रही है जैसे जैसे हम एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये पोटेंशियल हो गया और ये x हो गया। जैसे जैसे हम राइट में जाएंगे पोटेंशियल घटता जाएगा, और पोटेंशियल कितने अमाउंट से घटेगा? E इंटू डी से घटेगा। जितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना तेजी से घटेगा, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो कम तेजी से घटेगा। और जो घटना है वो लीनियर है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। मतलब आप ये समझिए कि हमको स्ट्रेट लाइंस मिल रही होंगी डिक्रीज करने वाली, और जितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी तेजी से डिक्रीज करेगा। तो अगर मान लेते हैं कि इस पॉजिटिव जगह का पोटेंशियल इतना था, तो हम जब इधर जा रहे हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है क्योंकि K हमेशा 1 से बड़ा होता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के आने से यहां पे पोटेंशियल घटा है और सबसे ज्यादा तेजी से घटा होगा। फिर ये डाइलेक्ट्रिक है, इसमें भी पोटेंशियल घटेगा, और इसमें पोटेंशियल जो घटेगा वो उतनी तेजी से नहीं घटेगा जितनी तेजी से इसमें घट रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने से पोटेंशियल घटेगा तो सही, लेकिन इसकी जो लाइन होगी इसका स्लोप पहले स्लोप से कम हो जाएगा। फिर ये कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे, कोई पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं आएगा। और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे कम है क्योंकि डिनोमिनेटर में 2k है, तो इसमें पोटेंशियल घटेगा लेकिन इसमें सबसे धीमे घटेगा। तो सबसे तेज वैक्यूम में आया घटने का, उसके बाद पहले डाइलेक्ट्रिक में आया, कंडक्टर में 0, और ये। तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि पोटेंशियल का ड्रॉप कैसे हो रहा है जैसे जैसे हम लेफ्ट प्लेट से राइट प्लेट की तरफ मूव कर रहे होंगे। ठीक है, जितना भी हमने पढ़ा है उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। जैसे हमने ये भी सीखा था कि अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक को, सॉरी कैपेसिटर को, कैपेसिटर की प्लेट में जो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं, तो दो केसेस वहां हमने पढ़े थे। एक था कि बैटरी कनेक्टेड थी तब क्या था, और एक बैटरी डिस्कनेक्टेड थी तब क्या था। जब बैटरी कनेक्टेड थी तब हमने जो भी पढ़ा था उसमें केसेस आए थे कि एनर्जी में क्या चेंज आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंज आता है, और सिमिलरली बैटरी डिस्कनेक्टेड थी तब भी हमने वो चेंजेस सीखे थे। एक क्वेश्चन है जो करते हैं हम इसके ऊपर। मान लेते हैं कि हमारे पास एक बैटरी यहां दी हुई है और यहाँ पे कैपेसिटर है, दो कैपेसिटर्स हैं, दोनों आपस में पैरेलल में जुड़े हुए हैं। एक कैपेसिटर इधर हो गया और दूसरा कैपेसिटर इधर हो गया। ठीक है, लेकिन यहां पे एक स्विच है। स्विच क्या होता है? जो बंद किया जा सकता है और खोला जा सकता है। तो इनिशियली ये स्विच बंद था। ठीक है, अब क्या होगा कि ये दोनों कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक को हम इंसर्ट करेंगे, और ये तब करेंगे जब हम स्विच को खोल देंगे। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इनिशियली switch is closed and capacitors are charged. Switch is now opened and dielectric is inserted between the plates of both capacitors. Find the ratio of initial total energy to final total energy. ये दिया है कि दोनों कैपेसिटर C के ही बराबर थे और पहले स्विच खुला हुआ था, तब इनके पास कुछ एनर्जी होगी। जो स्विच को बंद कर देंगे तब भी इनके, स्विच को खोल देंगे और डाइलेक्ट्रिक को डाल देंगे तब भी कुछ एनर्जी आएगी। तो पहली बात तो आप ये समझिए कि जब तक डाइलेक्ट्रिक नहीं थे तो दोनों C और C हैं, दोनों पैरेलल में हैं, और अगर इसके पास बैटरी V की थी तो हम ये कह सकते थे कि इनिशियली अगर इसके पास एनर्जी U की थी
तो इसके पास भी एनर्जी U की थी, दोनों की एनर्जी हाफ CV स्क्वायर थी, क्योंकि C का कैपेसिटर V से दोनों पैरेलल में जुड़े हुए थे, दोनों के पास एनर्जी हाफ CV स्क्वायर की थी। फिर जब हमने स्विच को खोल दिया और डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया, तो ये डाइलेक्ट्रिक जब जा रहा है तो इस वाले कैपेसिटर से बैटरी कनेक्टेड है, और ये डाइलेक्ट्रिक जो जा रहा है तो इस कैपेसिटर से बैटरी डिसकनेक्टेड है। बैटरी कनेक्टेड रहते हुए जब कैपेसिटर जाता है तो एनर्जी KU हो जाती है, K से बढ़ जाती है, K से मल्टीप्लाई हो जाती है, और जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं बैटरी को डिसकनेक्ट करके, क्योंकि स्विच खोल दिया गया है तो बैटरी डिसकनेक्ट हो गई है, तो U/K। अब हम चाहते हैं कि इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी का रेशियो निकालना है, इनिशियल और फाइनल एनर्जीज का रेशियो निकालना है। तो इनिशियल एनर्जी कितनी है, इसके पास U और U है, और फाइनल एनर्जी कितनी है, इसके पास KU है और U/K है। तो ये हो जाएगा 2U और ये हो जाएगा 2KU डिवाइडेड बाई K²U प्लस 1, ठीक है, और U कैंसिल हो जाएगा, तो 2K अपॉन K² प्लस 1, ये इनिशियल और फाइनल एनर्जी का रेशियो हो जाएगा। तो जो भी आपने सीखा था कि बैटरी कनेक्ट रह के डाइलेक्ट्रिक डालना और बैटरी डिसकनेक्ट रह के डाइलेक्ट्रिक डालना, तो उसमें हमको ये रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, और अब हम ये समझते हैं कि अगर हमारे पास जो कैपेसिटर्स होते हैं, अगर हमको चार्ज करते हैं और फिर हम उनकी प्लेट्स को आपस में जोड़ते हैं, तब क्या होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमको एक कंडीशन दी है कि हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं, ठीक है। ये कैपेसिटर है C1 का, और हमने इसको चार्ज किया बैटरी V1 से। ये कुछ कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, इसको हमने चार्ज किया बैटरी V1 से। बैटरी V1 है, कैपेसिटर C1 है, और एक बार हमने चार्ज कर दिया तो अगर हम बैटरी को हटा भी देंगे तब भी इन कैपेसिटर के पास चार्ज रह जाएगा, ठीक है। इनके पास चार्ज कितना रह जाएगा, इसके पास C1V1, आपको पता है Q इक्वल टू CV होता है, इसके पास C1V1 का चार्ज, इसके पास माइनस C1V1 का चार्ज, इतना चार्ज इसके पास रह जाएगा। एक दूसरा कैपेसिटर है, वो कैपेसिटर C2 का है, और इसको हमने V2 की बैटरी से चार्ज किया। V2 की बैटरी हो गई, C2 का कैपेसिटर हो गया, और जब हम बैटरी डिस्कनेक्ट भी कर देंगे तब भी इनके पास वो चार्जेस रह जाएंगे, और वो चार्जेस कितने हो जाएंगे, वो चार्जेस हो जाएंगे C2V2 और माइनस C2V2 के बराबर, ठीक है। ये चार्जेस इनके पास हो गए। अब यहाँ पे दो केस अराइज होते हैं। एक ये होता है कि हम इन दोनों कैपेसिटर की पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ दें और नेगेटिव नेगेटिव जोड़ दें, या दूसरा केस होगा कि इसके पॉजिटिव से इसके नेगेटिव जोड़ दें, इसके नेगेटिव से पॉजिटिव जोड़ दें। तो पहला केस हम कंसीडर करते हैं। अब पहला केस अब आता है कि इफ पॉजिटिव प्लेट्स of both capacitors are connected to each other and negative plates are also connected with each other, ठीक है। Then find the final charges on capacitors and heat developed in circuit, ठीक है। तो अब क्या किया गया, ऊपर वाला जो कैपेसिटर है इसकी प्लेट्स ले ली गई, नीचे वाला जो कैपेसिटर है इसकी प्लेट्स ले ली गई, इसकी पॉजिटिव प्लेट को इसके पॉजिटिव प्लेट से जोड़ दिया गया, इसकी नेगेटिव प्लेट को इसके नेगेटिव प्लेट से जोड़ दिया गया। जब ऐसा करेंगे तो ये दोनों कैपेसिटर क्या पैरेलल में आ जाएंगे, क्योंकि दोनों की लेफ्ट प्लेट आपस में जुड़ी है, राइट प्लेट आपस में जुड़ी है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाएगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर ये दो पॉइंट्स अगर हैं तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में ऊपर है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में नीचे है। कहने का मतलब कि दोनों में सेम पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा, बिकॉज दोनों जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि अब इनके बीच में जो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है तो ये V कैसे निकालते हैं। तो आप इस बात को समझिए कि
जब ये दोनों कैपेसिटर आपस में जुड़ चुके हैं तो इसके पास C1V1 का चार्ज था, इसकी प्लेट के पास C2V2 चार्ज था। जब ये प्लेट आपस में जुड़ी हैं तो ये दोनों प्लेट में चार्ज आपस में ट्रांसफर हो सकते हैं, बट टोटल चार्ज में कभी कोई चेंज नहीं आएगा। तो टोटल चार्ज इन दोनों को मिला के कितना है, C1V1 प्लस C2V2 के बराबर है। ठीक है, और अगर ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो अब इनके पास कितना कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस हम ये पता लगाना चाहते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि फाइनली इनके पास जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इक्वल होना चाहिए, और पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल निकालने के लिए उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि अगर कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस V है तो इसके पास C1V का चार्ज है, इसके पास माइनस C1V का चार्ज है, क्योंकि अगर हमें C पता है तो CV से चार्ज निकाल सकते हैं, और इसके पास फाइनली C2V का चार्ज है और इसके पास माइनस C2VT का चार्ज है। क्योंकि जितना चार्ज इन दोनों प्लेट में जोड़ने के पहले था उतना ही चार्ज इन दोनों प्लेट में जोड़ने के बाद भी आना चाहिए, चार्ज कंजर्व होना चाहिए। तो हम ये लिख सकते हैं C1V प्लस C2V का जो फाइनल चार्ज है ये C1V1 प्लस C2V2 के बराबर है, या जो V की वैल्यू है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 के बराबर। ठीक है, अब ये फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा दोनों ही कैपेसिटर की प्लेट के बीच में, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप नोट करते हैं, ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। तो अगर आपको V पता है तो इस पे चार्ज पता चल जाएगा, V पता है तो इस पे चार्ज पता चल जाएगा, फाइनली दोनों कैपेसिटर पे क्या चार्ज है वो निकल जाएंगे, C1V एंड C2V। दूसरा आता है कि इसमें कितनी हीट एनर्जी डेवलप हुई। तो हीट एनर्जी के लिए आप ये समझें कि जब भी ये दोनों प्लेट आपस में जोड़ी गई थी या ये जोड़ी गई थी, सर्किट में चार्ज फ्लो किया होगा रीडिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, और जब भी चार्ज फ्लो करता है तो करंट आती है और करंट से हीट एनर्जी निकलती है। आप ये कह सकते हैं कि सर्किट में जो भी हीट एनर्जी निकली होगी, हीट एनर्जी वो एनर्जी होगी कि कितना इस सर्किट में एनर्जी का लॉस हुआ है। लॉस इन एनर्जी का मतलब इनिशियल एनर्जी कितनी थी इस सिस्टम की माइनस फाइनल एनर्जी कितनी आ गई सिस्टम की, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हीट एनर्जी कहा जाएगा। तो इनिशियल एनर्जी कितनी थी, अगर C1 का कैपेसिटर V1 की बैटरी से चार्ज था तो उसके पास एनर्जी थी हाफ C1V1 स्क्वायर, और दूसरे कैपेसिटर के पास एनर्जी थी हाफ C2V2 स्क्वायर, माइनस ये इनिशियल हो गई। फाइनली हम ये कह सकते हैं कि C1 वाले के पास एनर्जी है हाफ C1V स्क्वायर और C2 वाले के पास है हाफ C2V स्क्वायर, क्योंकि फाइनली दोनों के पास सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। जो V हमने निकाला है अगर हम इसको पुट कर दें और हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है हीट एनर्जी का वो आता है C1C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। यहां पे 2 का भी फैक्टर आता है। ठीक है, तो जो हीट एनर्जी का वैल्यू आती है इस रिलेशन को सॉल्व करके वो वैल्यू इतनी होती है, और आप इस वैल्यू को भी याद रख सकते हो। ये फाइनली हीट एनर्जी की वैल्यू आएगी जो कि हमने इस तरीके से निकाली। ठीक है, दूसरा केस जैसे मैंने बताया कि हो सकता है कि हम एक की पॉजिटिव और एक की नेगेटिव प्लेट को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि इफ पॉजिटिव प्लेट ऑफ 1 is connected to negative plate of other। अगर ऐसा होता तो ये दोबारा चीजें हमें सॉल्व नहीं करनी है, आप ये रिजल्ट याद रखते कि उस केस में जो V होता ये C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाता। मतलब ऑब्वियसली इसका मॉडुलस आप लेते, पॉजिटिव वैल्यू लेते, और आप ये कह सकते थे कि जहां पर पहले प्लस का साइन आ रहा था वहां पे माइनस का साइन आ गया है, मॉडुलस का मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। और जहां तक हीट की बात है तो हीट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हीट की वैल्यू होगी C1 C2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ C1 प्लस C2 इंटू V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। तो जहां पे V1 माइनस V2 था वहां पे V1 प्लस V2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस पार्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस अगर आते हैं जहां पे हम प्लेट्स को आपस में जोड़ देते हैं तो ये अप्रोच होगी जिसमें हम उसमें हीट एनर्जी और फाइनल चार्जेस निकाल सकते हैं। फाइनल चार्जेस कितने हैं, अगर पोटेंशियल पता चल गया है कि V का कितना है, V की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया। अगर V का पोटेंशियल निकल चुका है
तो हम उसमें चार्जेस निकाल सकते हैं। पोटेंशियल V निकल गया है तो हम चार्जेस निकाल सकते हैं C1V और C2V। और हीट एनर्जी की वैल्यू भी हमने दो केस में पढ़ी कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ते हैं तब क्या आता है, और पॉजिटिव पहले और नेगेटिव दूसरा, अगर हम ऐसा करते हैं तब क्या रिजल्ट आता है। ये क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है। इसमें क्या है कि एक बैटरी हमको दी है और एक कैपेसिटर इधर दिया है। एक्चुअली यहाँ पर एक स्विच है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। यहाँ पर एक ऐसा मूवेबल स्विच है जो कि पॉइंट 1 या पॉइंट 2 किसी से भी कनेक्ट हो सकता है। तो इनिशियली ये पॉइंट 1 से कनेक्टेड था। यहाँ पे कैपेसिटर है और यहाँ पे एक दूसरा कैपेसिटर। ये 2 माइक्रोफैरेड का है, ये 8 माइक्रोफैरेड का है। ये बैटरी मान लो V की है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि इनिशियली switch is connected to point 1 and after a long time switch is shifted to point 2. Find the percentage energy dissipated as heat. ठीक है, तो बेसिकली हमको पहले 1 पॉइंट पे जुड़ा हुआ था, फिर जब एक कैपेसिटर लॉन्ग टाइम का मतलब सिर्फ ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा जब पूरा, तो फिर हम इसको 2 से जोड़ देंगे। और 2 से जोड़ने के बाद हमें अब ये पता करना है कि ऐसा करने पर कितनी एनर्जी हीट में डिसिपेट हुई है। तो पहले तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कैपेसिटर चार्ज नहीं हो रहा है, सिर्फ यही कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। और अगर 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर V की बैटरी से चार्ज हुआ होगा तो हम ये बता सकते हैं कि इसके पास इनिशियली कितना चार्ज, कितना पोटेंशियल रहेगा। तो हमने जो अभी तक पढ़ा कि C1 वाला V1 से चार्ज होता था, C2 वाला V2 से चार्ज होता था। तो ये C1 है हमारा, ठीक है, और ये C2 है। C1 वाला V1 से चार्ज हुआ है, मतलब C1 वाला तो इससे चार्ज हो गया, लेकिन C2 वाला कोई चार्ज नहीं हुआ है। और जब हम इस को चार्ज होने के बाद इस स्विच को इससे कनेक्ट कर देंगे तो आप ये कह सकते हो कि इसकी ये वाली प्लेट इसकी प्लेट से कनेक्ट हो गई, ये वाली प्लेट इसकी इससे कनेक्ट हो गई। अब यहां पर चाहे आप पॉजिटिव और पॉजिटिव प्लेट का केस करो या पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट का केस करो, दोनों से सेम रिजल्ट इसलिए मिलेगा क्योंकि इसके पास तो कोई चार्ज था ही नहीं पहले, तो इसके पास कुछ पॉजिटिव नेगेटिव था ही नहीं, इसके पास तो 0 चार्ज था, इसके पास पॉजिटिव नेगेटिव था। तो हम यहां पर चाहे आप जो भी केस से सॉल्व करके निकालेंगे रिजल्ट सेम आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि C1 वाला अगर V की बैटरी से चार्ज हुआ था, मान लो तुम इसको V1 ही कह देते हो, C1 वाला अगर V1 से चार्ज हुआ था, C2 वाला किसी से चार्ज नहीं हुआ था, तो फाइनल पोटेंशियल कितना लिख सकते हैं, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 जो हमने सीखा। तो C1 कितना है हमारे पास 2, बैटरी कितनी है V1 की, C2 वाले के पास कोई बैटरी नहीं है तो 0 अपॉन ये कितने हैं 2 प्लस 8, तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V की वैल्यू आ जाएगी V1 डिवाइडेड बाई 5। ये फाइनली दोनों का कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा। और फाइनल कॉमन पोटेंशियल अगर इतना हो जाएगा तो हमसे पूछा है कि परसेंटेज ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड एज हीट। तो हम ये पहले पता करें कि हीट एनर्जी निकली कितनी है। तो हीट एनर्जी निकालने का फॉर्मूला आपको पता, तो हीट एनर्जी कितनी निकली है, क्या फॉर्मूला था, C1 C2 मतलब 2 into 8 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ C1 प्लस C2 इंटू V1 कितना था, V1 था V1 माइनस V2, V2 कितना आ गया है, V1 माइनस V2, V2 कितना था 0 था, याद है पहले दूसरे वाले के पास कुछ था ही नहीं, तो V1 तो हमको पता है इतना था, V2 0 था, तो ये हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये 16 है तो 8 बचेगा और ये नीचे 10 बचेगा, तो 8/10 इज 4/5, तो 4/5 V1 स्क्वायर, इतनी हीट एनर्जी निकली है। अब इनिशियल एनर्जी कितनी थी, ठीक है, तो ये हीट एनर्जी निकली है। अगर हमसे पूछा जाता कि इनिशियल एनर्जी कितनी थी, इनिशियल मतलब जब हमारे पास ये स्विच यहां पे जुड़ा हुआ था, तो इनिशियल एनर्जी कितनी थी, तो इनिशियली सिर्फ एक ही कैपेसिटर चार्ज था और उसकी एनर्जी हाफ C1 V1 स्क्वायर थी,
तो हाफ इंटू 2 इंटू V1 स्क्वायर, मतलब V1 स्क्वायर की इनिशियल एनर्जी थी। ठीक, परसेंटेज ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड एज हीट, तो परसेंटेज एनर्जी एज हीट जो निकली है वो हम कह सकते हैं कि कितनी हीट एनर्जी निकली है डिवाइडेड बाय कितनी इनिशियल एनर्जी थी मल्टीप्लाइड बाय 100, ये परसेंटेज एनर्जी डिसिपेटेड एज हीट आ जाएगा। तो हीट एनर्जी कितनी निकली है 4/5 V1 स्क्वायर, इनिशियल एनर्जी कितनी थी V1 स्क्वायर इंटू 100, कितना आ जाएगा ये 80%। तो हम ये कह सकते हैं कि 80% की एनर्जी जो होगी वो हीट में डिसिपेट हो गई होगी। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसमें दूसरा कैपेसिटर कोई चार्ज नहीं रखता था तो ठीक है, V2 वाला टर्म जीरो हो जाएगा और फिर आप हीट का फॉर्मूला निकाल के हीट एनर्जी निकाल लोगे, और इनिशियल एनर्जी हमको पता है सिर्फ इसके पास थी तो इनिशियल एनर्जी निकाल लोगे। परसेंटेज एनर्जी डिसिपेटेड एज हीट, तो कितनी हीट डिसिपेट हुई है, कितनी इनिशियल थी, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो परसेंटेज एनर्जी डिसिपेटेड एज हीट आ जाएगी। ठीक।